नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। और आपको अगर साइंस से रिलेटेड 10th क्लास की कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं सर्च करके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि नाम क्यों पड़ा ऐसा। सभी यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जो ऐसी लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं आवर्त, मीन्स पीरियड्स, और जो ऐसे कॉलम होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं या फिर समूह कहते हैं हिंदी में। कॉलम्स को ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो वर्टिकल कॉलम है ये कहलाते हैं ग्रुप्स यानी समूह, और जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहते हैं पीरियड्स, आवर। तो हमने एलिमेंट्स को या वैज्ञानिकों ने जो है एलिमेंट्स को पीरियड्स में और ग्रुप्स में बांटा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉबेराइनर, उन्होंने तत्वों को अलग अलग वर्गों में बांटने की कोशिश की। डॉबेराइनर ने 1830 में जितने भी एलिमेंट्स थे, 1830 में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की। और इसी कोशिश में उन्होंने कुछ तीन के ग्रुप बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये एक ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स के यानी जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, एक जैसे जिनके गुण थे, उनको एक साथ रखा और इनका नाम दे दिया। इंग्लिश में कहें तो ट्राइड्स, और हिंदी में इसको क्रिक कहा जाता है। क्रिक मीन्स तीन, ट्राइड्स मीन्स तीन। तो तीन एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रखा और इसको नाम दिया क्या, ट्राइड्स। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये फेमस है डॉबेराइनर ट्राइड्स के नाम से। तो इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉबेराइनर ने तत्वों को इस प्रकार से रखा है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन इस प्रकार से कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी ये है फर्स्ट एलिमेंट और ये है लास्ट एलिमेंट इस ग्रुप का, ये जो ने ट्राइड्स बनाए उसका। उन्होंने क्या किया कि ये बताया रिलेशन में कि फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें, यानी अगर हम इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालें, तो वो इसके सोडियम यानी बीच वाले के बराबर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। लिथियम का होता है एटॉमिक मास 7 और पोटासियम का होता है 39, और सोडियम का चेक करते हैं। क्या सोडियम का आता है? सोडियम का वैसे होता है 23। तो हमने जो पढ़ा है इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर दो उनको ऐड करके। तो आइए हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, या फिर यूँ कहें हिंदी में औसत परमाणु द्रव्यमान। अब ये कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला चलिए निकालते हैं दोस्तों। 7 प्लस में 39 अपॉन में 2 क्यों? क्योंकि दो नंबर हैं। अगर हम तीन संख्याओं का निकालेंगे एवरेज तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 का निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इनको ऐड कीजिए, कितना आया 46 अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 23। तो ये देखिए ये है बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो उन्होंने ये रिलेशन बनाया। तो ये तो थी इनकी स्ट्रक्चर, इन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया इस चीज़ को, तो वो मैंने आपको समझाया। अब मैं ये बता दूं कि दोस्तों ये जो रूल है, ये जो नियम है इनका, ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि इसकी बहुत सारी कमियां रहीं। सबसे बड़ी कमी ये रही कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, उस समय नॉन एलिमेंट्स थे 30, उस समय 30 तत्व थे, 30 एलिमेंट्स थे, और डॉबेराइनर ने इन 30 एलिमेंट्स को
उनको क्लासीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई और बस वो एक ही सही बना पाए। उन्होंने 2-3 ट्रिक और बनाए हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देता है, जैसे सोडियम के केस में तो एग्जैक्ट आ गया फर्स्ट और लास्ट के एवरेज निकालने पे, लेकिन बाकी जो उन्होंने ट्रायड्स बनाए हैं आप अपनी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे तो बीच वाले के बराबर नहीं आएगा। तो इसीलिए वो बस 3 ही ट्रिक बनाने में कामयाब हुए थे, तो इसलिए नियम फेल हो गया बिल्कुल। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब जो है 1959 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, जॉन न्यूलैंड ने जो भी नॉन एलिमेंट थे उस समय लगभग 56 तत्व थे उनके टाइम पर। 1859 में लगभग 56 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर सबको वर्गीकृत किया, यानी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने सभी तत्वों को वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। और किस प्रकार से, तो जैसे हमारे संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो सा रे गा मा पा धा नी सा या रे गा मा पा धा नी सा जो भी होता है, इन 7 स्वरों के आधार पर उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, या इंग्लिश में हम डो बे री ऐसे बोलते हैं। तो उनके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। और क्या लिया इन्होंने आधार कि जो जैसे संगीत के 7 स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी ये 7वां था, उसके बाद सा दोबारा आता है, ठीक इसी प्रकार से जो पहला एलिमेंट होता है और जो 8वां एलिमेंट होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक समान होती है। आप अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में डोवेराइनर की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसको, जो न्यूलैंड की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसको देखें और उसमें पहला एलिमेंट कहीं से भी ले लें। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का पहला एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन से जब आप शुरू करेंगे तो 8वां एलिमेंट आएगा लिथियम। तो जब आप हाइड्रोजन से शुरू करेंगे तो 1 और 8वां एलिमेंट आएगा उसमें लिथियम, ठीक है। या फिर आप शुरू करेंगे लिथियम से तो 8वां एलिमेंट आएगा सोडियम। आप अपने टेबल में देखिएगा तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो गुण हैं वो एक समान हैं, एक जैसे हैं। तो यही उनका बेसिस रहा, यही उनका आधार रहा संगीत के 7 स्वरों पे। और है भी, अगर हम अच्छी तरह देखें इसे तो लिथियम की वैलेंसी होती, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1, सोडियम का होता है 2-8-1। इनकी वैलेंसी सेम है, वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी आएंगी। तो इसलिए उन्होंने 8 यानी 8वां, पहला और 8वां, कहीं से भी आप शुरू करें, पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा उसके जो गुणधर्म होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि जॉन न्यूलैंड का जो ये रूल था ये फेल हो गया, वो भी बिल्कुल। इसकी बहुत सारी कमियां हैं। पहली कमी ये कि उन्होंने ये सोचा कि एलिमेंट्स जितने भी हैं, जो 56 एलिमेंट्स थे उनके समय में, उतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इन्होंने फ्यूचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। बाद में और भी एलिमेंट्स ढूंढे गए, तत्व ढूंढे गए और फिर उनके लिए उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी, कोई भी चीज़ बताई नहीं थी। तो इसलिए ये पहला ड्रॉबैक ये रहा, पहली कमी ये रही। इसकी कमी को हम ड्रॉबैक बोलते हैं। तो जो ये इसको हम दोस्तों लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। तो ये जो है फेल हो गया। क्यों हो गया? तो पहला जो है, पहली कमी यही रही जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने सोचा कि बस 56 एलिमेंट ही हैं नेचर में और इसके बाद और कोई नहीं ढूंढा जाएगा, पहली कमी है। दूसरी कमी ये रही कि इन्होंने अपनी टेबल को बैलेंस करने के लिए या अच्छी शेप देने के लिए बहुत सारे दूसरे तत्वों को, अलग अलग प्रकार के तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने रख दिया था हैलोजन ग्रुप के साथ। हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब एलिमेंट्स के साथ रख दिया था, जो कि इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। एक तो इन्होंने ये किया।
और एक ही ग्रुप में एक साथ दो दो तीन तीन तत्वों को एडजस्ट कर दिया। ये इनकी दूसरी कमी रही। और तीसरी कमी ये रही सबसे बड़ी कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, यानी उस समय जो ज्ञात तत्व थे, यानी उस समय जो अवेलेबल एलिमेंट्स थे, उसको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए। ये जो है बस कैल्शियम तक ही इनका नियम सही बैठता है, कैल्शियम के बाद जो है इनका रूल फेल हो जाता है। तो इसीलिए ये टेबल भी फेल हो गई, इनका जो रूल है ये भी फेल हो गया। और तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही डेडिकेटेड और महान साइंटिस्ट के बारे में, जिनके बेसिस पर हम आज की मॉडर्न टॉपिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो सारी चीज़ों को देख सकें। फिर भी उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ही एडवांस जो है क्लासिफिकेशन दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं अब। इनका नाम है मेंडलीव। तो मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है, यानी मेंडलीव का जो वर्गीकरण है, इन्होंने क्या किया, देखिए दोस्तों, इन्होंने एक दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट की, जो वो थी कि सभी जितने भी लोग थे, जितने वैज्ञानिक थे, अब तक बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। यानी जो भी था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बस कंसीडर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सही से प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं भौतिक गुणधर्मों को। ओके। और मेंडलीव ने इस चीज़ से एक कदम आगे बढ़कर एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अपने बेस बनाया। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुणधर्म को। मेंडलीव ने रासायनिक गुणधर्म को भी इंक्लूड किया अपने क्लासिफिकेशन में। और उन्होंने जितने भी उस समय के नॉन एलिमेंट्स थे, इनके टाइम 63 एलिमेंट्स थे, यानी 63 तत्व इनके समय में ज्ञात थे। इन्होंने क्या किया, सभी तत्वों को बारी बारी से हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक कार्ड पे लिख लिया। इस प्रकार से इनके पास 63 कार्ड्स हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो था ही, एक तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो सभी वैज्ञानिक ले रहे थे वो इन्होंने कंसीडर कर लिए। सेकेंड चीज़ इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से इन्होंने सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से रिएक्ट कराया और ऑक्साइड्स बनाए। ऑक्सीजन से कोई भी अगर मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन से करेगी तो हाइड्राइड बनाएगी। तो इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड दो चीज़ें बनाई, और दोनों चीज़ें बनाने के बाद इनको ये पता चल गया अपने आप, जो ज़्यादा रिएक्टिव थी इनको इन्होंने सारे सबके कार्ड बना लिए और सबको रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी के आधार पर, बेस पर, यानी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्होंने सबको लाइन से लगा दिया। और फिर इन्होंने देखा कि एक टेबल तैयार हो गई थी। तो इनकी जो टेबल बनी वो काफ़ी चीज़ों, मतलब बहुत बेहतर तरीके से थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों कंसीडर की, इसलिए इनकी टेबल उस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इन्होंने सभी जो है नॉन एलिमेंट्स को अच्छी तरह क्लासीफाई किया और जो भी कमियां थी उनको दूर की, जो पिछले वैज्ञानिकों ने नहीं किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई जो हम ये कह सकते हैं कि इनकी टेबल की अचीवमेंट्स थी। वो ये थी कि इन्होंने प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन मतलब इन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच रखी और ये बताया कि भविष्य में और तत्व ढूंढे जाएंगे, और उनके लिए इन्होंने अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ दी। तो जो खाली जगह छोड़ी तो उनके बारे में उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे इस प्रकार से एलिमेंट आ सकते हैं। इन्होंने जो अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं जो आपकी बुक में है, तो 3 एलिमेंट की जगह जो इन्होंने खाली छोड़ी थी वो लगभग 5 सालों के अंदर ही भर गई। उसमें था एक एल्यूमिनियम, एक इन्होंने नाम दिए फ्यूचर के लिए, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, एक बोरोन। तो ये एलिमेंट्स ढूंढे गए, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, जो बाद में ढूंढे गए। इनकी खाली जगह जो छोड़ी गई थी उसमें अपने आप ही फिट हो गए। स्कैंडियम, इसके बाद से गैलियम और जर्मेनियम। तो ये जो थे इनके एलिमेंट, इन्होंने जो जगह खाली छोड़ी थी उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी जगह भर ली खुद ही। तो इससे ये पता चला कि इनकी टेबल कारगर थी। तो इन 3 तत्वों के लिए जो इन्होंने खाली जगह तो बहुत सारी छोड़ी थी, लेकिन उस 5 साल के दौरान ही
ये तीनों एलिमेंट ढूंढे गए और उनकी टेबल में बिना टेबल को डिस्टर्ब किए एडजस्ट हो गए। तो इससे तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने प्रेडिक्शन की और वो टेबल भी से है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी वही हुई भी। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स थी। और अब हम बात करेंगे कि इनकी कमियां क्या रहीं, इनके टेबल की क्या क्या कमियां रहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम में आता रहता है तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और इनके जो संस्कृत नाम से जो डॉर्बन आइलैंड ने दिया था, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन। अब हम बात करेंगे मेंडलीव के आवर्ती वर्गीकरण की कमियों की। तो क्या क्या कमियां थी, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को आधार लिया था, लेकिन उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। 2 जगह 3 जगह ऐसा हुआ कि इनकी जो इन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए, जैसे कोबाल्ट और निकेल का एग्जांपल ले लें कि उसमें कोबाल्ट का कम था तो कोबाल्ट को आगे रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को निकेल के बाद रखा। तो एक तो वो हो गया। और ऐसे आपको जब आप इनकी टेबल अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने 2-3 जगह मिस्टेक की हैं। तो एक तो वो रही। तो इसलिए यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में कुछ कमी, इन्होंने सोचा कि शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसलिए इन्होंने उनको उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और कई बार इन्होंने कैलकुलेशन के लिए उन्होंने सोचा कहीं मिस्टेक हो रही है और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को ले लिया। सेकेंड चीज़, इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो था हाइड्रोजन को फिक्स प्लेस देना, यानी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान देना, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे सकते क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों की तरह अभिक्रिया करता है। तीसरी बात, क्योंकि धातु धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु में रखें अधातु में रखें, तो अगर धातु के साथ रखेंगे यानी मेटल के साथ रखेंगे तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको गलत मान लिया जाएगा। अगर नॉन मेटल में रखेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ की वजह से गलत मान लिया जाएगा, इसलिए इसको टेबल से अलग रखा जाता है। तीसरी बात, उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। आइसोटॉप्स हम कहते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के कई परमाणु होते हैं, एक ही एलिमेंट के कई एटम्स होते हैं। तो सारे एटम्स को अलग अलग स्थान इनकी टेबल के अनुसार, तो क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर विकसित थी, तो फिर आइसोटॉप्स के तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु संख्या एक जैसी होती है, तो इसीलिए हर आइसोटॉप को अलग स्थान देना पड़ेगा। तो समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं दे पाए, एक ये प्रॉब्लम है। अब चौथी बात कि इन्होंने नॉवल गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताया था, यानी जो अक्रिय गैसें हैं, जो हीलियम, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टन, ये सब गैसें थी, तो नॉवल गैसेस के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो ये इनकी कमियां थी, यानी नॉवल गैस को हम बोलते हैं अक्रिय गैस। तो इनकी सारी कमियां रहीं और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है और इस चैप्टर को हमने आधा कवर कर लिया है, आधा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करें, और आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।